नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्जाम फीवर की। हर साल की तरफ फिर आ गया है परीक्षा का मौसम। हर तरफ परीक्षा का शोर है। अभिभावक परेशान हैं कि उनके बच्चों को कैसे अच्छे अंक मिलें और छात्र परेशान हैं कि वो कैसे अच्छे अंक पाएं। लेकिन परीक्षा का मौसम छात्रों के लिए अनेक परेशानियां लेकर आता है और वो समस्या कुछ और नहीं बल्कि एग्जाम फोबिया है, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस समस्या से बचा जाए तो कैसे करें तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043 01725043 एग्जाम फीवर यानी कि एग्जाम फोबिया के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आदर्श कोहली। डॉक्टर कोहली, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर कोहली, एग्जाम फोबिया के बारे में काफ़ी सुना है। बच्चे इस दौरान बीमार होने लगते हैं। आखिर ये एग्जाम फोबिया है क्या? एग्ज़ाम फोबिया उसे कहते हैं जबकि बच्चा बहुत ही डर जाता है और एग्ज़ाम या तो तैयारी अच्छी तरह नहीं कर पाता, उससे उसको काफ़ी घबराहट होती है या एंग्जाइटी होती है, या एग्ज़ाम देने वक्त एंग्जाइटी होती है और उसको ये डर रहता है कि पता नहीं मेरे नंबर ठीक आएंगे कि नहीं, या मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं, या मेरे को जो पॉइंट्स याद किए हैं वो उनको रिप्रोड्यूस कर पाऊँगा कि नहीं एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का जब डर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फोबिया होता है और उसके कई लक्षण होते हैं और वो कई तरह बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। जैसे आपने कहा कि उसके कई लक्षण होते हैं, तो वो सिम्टम क्या है? कैसे पता चलेगा किसी अभिभावक को या फिर उस स्टूडेंट को ही कि उसे एग्जाम फोबिया है? अगर आप लक्षण की बात करें तो मेनली जैसे कभी ऐसे बच्चे को लगता है कि जैसे मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, या बच्चे को लगता है कि जैसे मैं कुछ याद कर रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं हो रहा, या बच्चों को सपने आते हैं कि मैं एग्ज़ाम में गया मैं लिख नहीं पाया, या मेरा पेन टूट गया, या मेरा जो रोल नंबर है वो घर में रह गया, या उस वक़्त जैसे कुछ खाया नहीं जाता है, या रात को नींद नहीं आती है, या बहुत बॉडी कांपती है या हाथ कांपते हैं। इस तरह के लक्षण फोबिया कहते हैं। कई बच्चे जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम फोबिया, फीवर हो जाता है, बच्चों को पेट में दर्द हो जाती है, सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, सिर में दर्द हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारे एंग्जाइटी और स्ट्रेस और फोबिया के लक्षण हैं। जी डॉक्टर कोहली, हम फोबिया, एग्जाम फोबिया के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ, मैं किरण पाटिल बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, जो एग्जाम मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर जी मतलब मैं कब एग्जाम के वक्त और मैं पढ़ा हुआ भी ज्यादातर भूल जाता हूँ। जी, आपका कहने का मतलब है कि एग्जाम के वक्त आप जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं? नहीं, ज्यादातर नहीं, बस थोड़ा सा भूल जाता हूँ। जी। क्या आप हाथ पाया में कभी होती है और मतलब हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं आता है। क्या आप वैसे भी नर्वस रहते हैं? हाँ, वैसे नहीं रहते। हाँ, लेकिन आपको किसी तरह की रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। आप थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लक्षण ना हो तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कोई करिए। हाँ जी, वो किरण पूछ रहे हैं कि किस तरह के एक्सरसाइजेस वो करें। सबसे पहले तो आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आपने सुनी हुई हैं, जैसे योगा में भी सिखाते हैं या उसमें आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सांस को लंबा अंदर लेना और उसको फिर होल्ड करके फिर उसको छोड़ना, पेट अंदर करके। इतना लंबा सांस लेना है कि पेट अंदर चला जाए और फिर सांस को छोड़ना है धीरे धीरे। जी किरण जी, इस तरह की एक्सरसाइजेज आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं और 5-6 बार 7 बार बैठे बैठे कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले कर सकते हैं, पढ़ाई के टाइम कर सकते हैं। किसी चीज़ का थॉट आए कि मेरे को डर लग रहा है तब भी कर सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जी किरण जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा एग्जाम फोबिया के दौरान सिम्टम आपने बताया, पेट में दर्द, बुखार या फिर ब्लैंक हो जाना, ये सारी समस्या होती है, तो इससे निपटने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अगर बच्चे की अच्छी हो तो ये वाली चीज़ें नहीं आती, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। तो तैयारी के लिए एक तो टाइम से शुरू करना, टाइम पे पढ़ाई शुरू करना। जैसे कई बच्चों को आदत होती है
कि लेड बैक एटीट्यूड होता है कि चलो अभी इतने दिन हैं, अभी उतने दिन हैं, तो वो सारा जो शेड्यूल होता है अपना पढ़ाई का वो बन जाना चाहिए 2-3 महीने पहले, और पढ़ाई में लगातार कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए जी। और उसमें जो भी आपने सब्जेक्ट आपको लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है उसको आप पहले करिए, उस पर ज़्यादा दिन लगाइए। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है वो आप बाद में करिए। एक मुश्किल टॉपिक करके एक इजी टॉपिक करिए, बीच में ब्रेक दीजिए। तो कई तरीके हैं जिससे कि अपने आप को रिलैक्स रखा जाता है। और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा कुछ अपने दिमाग पे ले लेंगे कि मैं आज ये भी करूँगा वो भी करूँगा और फिर आपको लगता है कि आपने नहीं किया, तो उससे काफ़ी समस्या हो जाती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि इतना नहीं पूरा हुआ या इतना नहीं पूरा हुआ। आप यही सोचो कि कल मैं थोड़ा और जल्दी शुरू करूँगा और ये वाला कंपनसेट कर लूँगा। जी। तो पढ़ाई के कई तरीके हैं जो अपनाने चाहिए जिसकी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी, और इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि टाइम पे शुरू करना चाहिए। जी डॉक्टर कोहली, तनाव मुक्त पढ़ाई कैसे करें इस बारे में हम बात करेंगे। पहले कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो हेलो। यस। हाँ, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? एनी मेरा नाम एनी है। जी एनी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कोहली से। बिकॉज ऑफ माई डॉटर। जी एनी। हाँ, मेरी बेबी है ना, मीन्स शी इज इन 9th स्टैंडर्ड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 9th स्टैंडर्ड में, और वो कुछ भी ऐसा पढ़ने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है मैम। हाँ जी, वो एग्जाम के टाइम होता है या वैसे सारा साल भी होता रहता है ऐसे? एवरी टाइम मैं कितना उसको मेडिसिन देती हूँ, ब्रेंटा और वगैरह, बट उसको कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी वो बोलती है मैंने वो मैथ्स में कम्प्लीटली वीक है। अच्छा जी। हाँ, मैथ्स, और वो बोलता है अभी मम्मा मैं इस बार मैं फेल होऊंगी, बिकॉज शी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड मार्क्स होते ही नहीं, बोलते एवरेज नहीं होते। कुछ और प्रॉब्लम भी है उसके साथ? कुछ नहीं, ओनली उसका मेमोरेंस में नहीं रहता है, पढ़ता है वो इतना पढ़ती है, देन इट गोज। तो आपने कभी असेसमेंट करवाई है बच्चे की? हो सकता है कुछ लर्निंग प्रॉब्लम हो, कुछ जैसे आप मैथ्स में कह रहे हैं बहुत वीक है, तो कहीं पे लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं मैम, मैंने उसको ऐसा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया था, उसने बोला मीन्स वो कैसा स्लो बाय स्लो करेगी। हाँ, स्लो है तो आप उसको दिखाइए एक बार ज़रूर। हो सकता है उसको स्पेसिफिक लर्निंग किसी चीज़ में, किसी स्पेशल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैथ्स में वीक है तो कई और कंसेशंस मिल रहे हैं आजकल की, मैथ्स आप छोड़ के कुछ और कर सकते हैं। डॉक्टर कोहली, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो हेलो। लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर कोहली, जैसे कि आप कह रहे थे कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चा वीक होता है, तो क्या ये भी एक समस्या है? ये भी एक समस्या है, और आजकल कई लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और वो बच्चों को असेस करवाते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मैथ्स में प्रॉब्लम है, नंबर्स की प्रॉब्लम है, कई लोगों को लैंग्वेज की बच्चों को प्रॉब्लम है, तो CBSE ने काफ़ी कंसेशंस दे रखे हैं जिसमें कि वो बच्चे के लिए स्क्राइब देते हैं, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कैलकुलेटर देते हैं। सो एक सर्टिफिकेट बन जाता है जिसकी वजह से वो और सब्जेक्ट ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी कई लोगों को सोचते हैं कि वीक है सिर्फ, हो सकता है वो स्पेसिफिक कोई डिसऑर्डर ही हो जिसकी वजह से नहीं वो पढ़ाई कर पा रही, या कोई और फिजिकल कई बारी कुछ बीमारी होती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन, अटेंशन कंसंट्रेशन, जैसे एपिलेप्सी है, उन चीज़ों में अटेंशन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो जो नॉर्मल आदमी है उसकी तो ठीक होती है, लेकिन अगर कुछ बाई चांस कुछ और बीमारी है तो असेसमेंट होनी चाहिए और पता होना चाहिए। बच्चा भी फील कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रही, वो कह रही है, बच्ची भी फील कर रही है, वो रियलाइज़ भी कर रही है मैं नहीं कर पा रही, और वो कोशिश भी कर रही है, अगर तो जेन्युइनली कोई और कारण ना हो तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क ज़रूर असेसमेंट करवानी चाहिए। एक बार देख लेना चाहिए कि बच्चा वैसे अगर नॉर्मल इंटेलिजेंस है तो कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर तो नहीं है। डॉक्टर कोहली, हम बात करते हैं एग्ज़ाम फोबिया के बारे में। जिन बच्चों को इस तरह की समस्या होती है तो क्या उसका क्या असर पड़ता है बच्चों पर? बच्चों का असर कई तरह पड़ सकता है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या उनका ध्यान जो है वो नहीं लगेगा, या उनका जैसे खाना पीना है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या रात को जैसे नींद नहीं आती है, और एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फोबिया के लक्षण ही हैं और स्ट्रेस के लक्षण हैं। डॉक्टर कोहली, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं?
मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम भारती है और जी। मैं 12th की छात्रा हूँ। जी भारती जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, एग्जाम के टाइम में सब कुछ भूल जाती हूँ, जैसे याद करती हूँ तो, जी जी और थोड़ा मतलब परेशान हो जाती हूँ। जी। आप याद कैसे करती हैं? मैं याद उसे मतलब पूरा अच्छी तरह से लर्न करती हूँ, लेकिन कैसे मेरे लर्न माइंड में करते हो? बोल के करते हो कि लिख के करते हो? बोल के करती हूँ। आप अपना देखिए कि आपको बोल के याद करने से ज़्यादा अच्छा याद रहता है या उसके पॉइंट्स लिख के ज़्यादा अच्छा याद रहता है? मुझे बोल के ज्यादा अच्छा याद होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में थोड़ा डर जाती हूँ। डर जाते हो तो आप भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए एग्ज़ाम जाने से पहले। ठीक है मैम। आप एंक्शस हो जाती हैं और उसकी वजह से भूल जाती हैं। जब एंग्जाइटी हो जाती है या स्ट्रेस हो जाता है तो उससे सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है। आप उस टाइम बिल्कुल कूल माइंड से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके लंबे सांस लेके आपने 5-6 बार लंबे सांस लेने हैं एग्ज़ाम शुरू करने से पहले। ठीक है। और मुझे फीवर भी होने लग जाता है कई बार। भारती कह रही हैं उनको फीवर भी होने लग जाता है। हाँ जी, वो उसी के साइन है, एंग्जाइटी के साइन है। आप डर जाती हैं, आप घबरा जाती हैं। वो घबराहट को आपने कंट्रोल करना है और कूल माइंड से जाना है। अपने आप को ये कहना है कि मैं पढ़ के आई थी और मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, सब कुछ याद आएगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं। डॉक्टर कोहली, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिव्या बोल रही हूँ मैम, कुरुक्षेत्र से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है और जैसे एग्जाम टाइम आते हैं फिर भी उसको कोई मतलब ये नहीं कि वो खेलने में ज्यादा मन लगाता है, पढ़ना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता वो पढ़ाई की तरफ। देखो, अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो पढ़ता है और वो उतनी अच्छी तरह पढ़ नहीं पाता और उसके जो स्कूल की परफॉर्मेंस है या क्लास की परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं होती। टीचर्स हमेशा एक नेगेटिव फीडबैक देती हैं कि तू तो तेरे को कुछ आता नहीं है, तो वो एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है कि वो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए ख़ास मेहनत करनी पड़ती है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो। उसको कितना, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कौन उसके साथ बैठा हुआ है, कंसंट्रेशन तभी बनेगी। अपने आप बच्चा ये नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि भी एक बार असेस करवा लो कि बुद्धि कितनी है, इंटेलिजेंस ठीक है कि नहीं। क्योंकि मैम, अगर intelligence तो ठीक है, लेकिन बस वो बैठ के ही पढ़ाई पे बैठ के ही खुश नहीं है। कौन पढ़ाता है उसको वो भी देखिए। उसके पापा पढ़ाते हैं मैम। अच्छा, तो बस पास बैठ के पढ़ाते हैं हाँ जी मैम। तो फिर भी उसको इंटरेस्ट नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं मैम, खेलने में इंटरेस्ट है और चीजों में बड़ा, कंप्यूटर में बड़ा तेज है, मोबाइल पे कुछ भी गेम सब कुछ, मतलब हमें इतना नहीं पता जितना उसको पता है। हाँ जी, वो तो आजकल सब बच्चों को पता होता है। लेकिन आपने बुद्धि टेस्ट करवाई है कभी? दिव्या जी, क्या आप अपने बच्चे की बुद्धि टेस्ट करवाई है आपने? नहीं मैम, नहीं करवाई। करवा के देख लीजिए एक बार, ठीक है मैम। उससे कुछ जानकारी हो जाएगी कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ थोड़ी सी बुद्धि ऐसी चीज़ों में होती है लेकिन पढ़ाई में बुद्धि कमज़ोर हो जाती है कई बारी। जी दिव्या जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर कोहली, कई ऐसे कॉलर्स थे जिन्होंने कहा कि उनका बच्चा याद तो करता है पर वो भूल जाता है, और जब पेरेंट्स इस तरह की समस्या अपने बच्चों में देखते हैं तो वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ऐड की टीवी पे एड्स आती हैं दवाओं की, वो दवा वगैरह डॉक्टर से बिना सलाह के वो देने लगते हैं। ये कितना सही है और ये कितना काम करती है एक्चुअली ये दवाएं? मेमोरी और बुद्धि जो है, बुद्धि और याददाश्त को बढ़ाने के लिए अभी तक तो कोई दवा नहीं है जी। और हमारे पास भी कई पेशेंट्स आते हैं जो कि प्राइवेट डॉक्टर से या कभी एड्स देख के दवाई लेते हैं और जो रिसर्च ने शो किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजिकल या कई टेक्निक्स हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, वो हम अपने पेशेंट्स को ज़रूर सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी दवाई नहीं है जिससे बुद्धि और मेमोरी बढ़ाई जा सकती है। और जी जी, डॉक्टर कोहली, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, सुरेंद्र जाखड़ बोल रहा हूँ जोर से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कोहली से। हाँ जी, मैंने से पूछा ना कि बच्चे की ये बुद्धि टेस्ट कहाँ से कराएं? बुद्धि टेस्ट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके। आप कहाँ रहते हैं? अस्सी वो के पास रहते हैं जी। कहाँ? अबोहर में, वो कह रहे हैं वो अबोहर में रहते हैं। अबोहर में साइकोलॉजिस्ट होंगे कोई? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको देखने पड़ेंगे, वो बुद्धि टेस्ट करते हैं। जी जी, तो आप अपने बच्चे की बुद्धि टेस्ट करा सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर। और इसके अलावा कोई समस्या है आपके बच्चे में? हाँ जी, एक बच्चे को
टेस्ट करवाना जी, उसके ना एपी है, दूसरा मिर्गी का जो है उसको एपीलेस कहते हैं ना उसको। हाँ जी, जी, हाँ जी। जी, एपिलेप्सी है। आप पीजीआई में लाइए फिर उनको। पीजीआई में बुद्धि टेस्ट भी हो जाएगी और एपिलेप्सी की भी जो भी जांच है वो हो जाएगी और दवा मिल जाएगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी बलविंदर जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कोहली से। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो मैम, आप एक पेशेंट को कहा था ना कि आप बुद्धि टेस्ट करवाएं। हाँ जी। मैम, बुद्धि का कौन सा टेस्ट होता है जी? बुद्धि का टेस्ट होता है जिससे ये पता लगती है कि बच्चे की बुद्धि कितनी है। नहीं मैम, कोई इंग्लिश में जैसे ईईजी होगा या कुछ और ऐसा? नहीं, टेस्ट होता है, मशीन नहीं लगानी होती उसमें, और उसमें बच्चे की जांच होती है बुद्धि में। कई कुछ पजल्स देख के, कुछ ब्लॉक्स देख के, कुछ मुंह से पूछ के वर्बल टेस्ट होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, कुल मिला के तो वो अच्छी उससे बुद्धि की जांच हो जाती है। मैं पंजाब में, आप बता सकते हो कि कहाँ हो सकता है? आप कहाँ पे हैं? हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट के। पटियाला में हो जाएगा, चंडीगढ़ में हो जाएगा। ठीक है मैम, हाँ थैंक यू। जी, पास में ही है दोनों चीज़ें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एग्ज़ाम फोबिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं, बच्चों पर अक्सर ये देखा जाता है कि पढ़ाई का दबाव काफ़ी बनाते हैं और एग्ज़ाम के दौरान वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। उनके बच्चे जो हैं उनको कहते हैं कि ज़्यादा नंबर लेकर आओ। तो इस तरह का दबाव बनाना पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर कितना सही होगा? पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दो तीन चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि एक तो पेरेंट्स को दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए जी। और मतलब एग्ज़ाम के डेज़ में क्या, वैसे भी बच्चे को जैसे नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं बच्चे को कि तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो पता नहीं कुछ तेरे को आएगा कि नहीं, तू तो फेल ही होएगा, या मैं तेरे से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। ये चीज़ें नेगेटिव रिमार्क्स और नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ये नहीं पास ऑन करने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को नीचे ही करेंगे, ऊपर नहीं। किसी तरह इनकरेज करो बच्चे को, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो उतना पढ़ सके और उसको सपोर्ट करिए जो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में तो जादू होने नहीं वाला। अगर बच्चा अच्छा है और सारा साल पढ़ता रहा है तो वो अच्छा ही करेगा। सडनली एक दिन एग्ज़ाम के डेज से, एग्ज़ाम के दिनों में आप कहते हो कि बच्चा तू पता नहीं कैसा करेगा, तो वो उससे कुछ हेल्प नहीं होने वाली है। और हर एक बाप को, माँ बाप को आइडिया होता है कि मेरा बच्चा कितना कर सकता है और कहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं उसी हिसाब से रखनी चाहिए। आप सोचो कि हर एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हर एक बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, ऐसे नहीं है। और अगर बच्चे की कैपेसिटी है तो ज़रूर उसको सराहना कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, वो ज़रूर बनेगा डॉक्टर। लेकिन अगर बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि भी उतनी सुपीरियर नहीं है, इतना तेज़ दिमाग नहीं है, तो बच्चे को तंग मत करिए। बहुत ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, बहुत ऑप्शंस हैं, और आजकल तो बहुत फील्ड्स हैं। बच्चे कई और फील्ड्स में जा रहे हैं और अकाउंट्स ले रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉमर्स में लेके इंजीनियरिंग से थोड़ा सा हटा है अब लोगों का दिमाग। डॉक्टर कोहली, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, अजय नाम है मेरा। जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं जैसे पढ़ के जाता हूँ तो मेरे को उस टाइम याद नहीं रहता जब मैं रिटर्न करता हूँ तो आप जब पढ़ते हैं आप क्या बोल के देखते हैं उसको? नहीं मैडम, मैं तो जैसे बोल कर ही पढ़ता हूँ, मतलब एकांत जगह पे शांति में। नहीं तो उसको फिर अगर आपने देखना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं, तो आप कैसे अपने आप को टेस्ट करते हो फिर? तो मैडम मैं लिख कर देखता हूँ ना उसे कि मेरे को कितना याद हुआ है। हाँ, तो उस टाइम याद होता है? हाँ जी, उस टाइम तो होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गुल्लो हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद मतलब कब? मतलब जैसे कि आधा एक घंटा हो जाता है, जैसे कुछ और उसके अब जैसे कुछ याद किया उसके आगे कुछ पढ़ा है तो फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि पहले वाला क्या पढ़ा था मैंने। क्या घबराते भी हैं आप? ज़्यादा नर्वस भी होते हैं उस टाइम? हाँ जी मैडम। क्योंकि आमतौर पे तो जो याद किया हुआ वो कहीं जाता नहीं है, फिर याद ही रहता है। फिर वो अगर उसको दोबारा रिपीट कर लो, एक बारी रिहर्स कर लो, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, फिर भूल जाता हूँ मैं।
कोई प्रॉब्लम होगी याददाश्त में, अदरवाइज भूलती नहीं है चीज़ें, और अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे तो उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लिया करो। जी अजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे छात्र जो पढ़ते हैं वो भूलने की अक्सर शिकायत करते हैं, वैसे उनको पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए? एग्ज़ाम है, वो लगातार सुबह से उनका प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम है, तो वो सुबह से लगातार पढ़ते होते हैं, तो क्या उन्हें ब्रेक लेना चाहिए? बीच बीच में आराम की भी ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, तो क्या करना चाहिए इस दौरान? एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बहुत लॉन्ग स्पेल हो गया बैठे बैठे, तो उसमें ब्रेक होना चाहिए। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कुछ थोड़ी वॉक हो गई, या बच्चा जिस चीज़ से रिलैक्स होता है, मान लो अगर वो गाने भी सुनना चाहता है आधा पौना घंटा, तो उसको सुनने दें गाना। और जो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको एक इजी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा इजी पढ़ लिया। खाने पीने का जैसे ध्यान है वो भी रखना चाहिए कि उनको जैसे ज़्यादा डाइट का, जैसे पूरी डाइट जा रही है कि नहीं, बच्चे को जैसे उठाना है तो ठीक टाइम पे उठाया है कि नहीं, वो थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिविटी घर में कम हो उन दिनों में, क्योंकि कई पेरेंट्स को आदत होती है कि वो कोई आ रहा है कोई जा रहा है और बच्चे को कहते हैं नहीं तू पढ़। तो आई थिंक वो उस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप भी बच्चे के साथ थोड़ा सा सहयोग करें। हाँ, सहयोग करें और थोड़ा सपोर्ट करें उसको कि जैसे कोई टेलीफोन आ गया, कोई आ गया, तो आप बात कर रही हैं, बच्चे को साथ में नहीं बिठा रही हैं, या बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बच्चों के ऊपर काफ़ी टेंशन है, बच्चे कई बारी आवाज़ से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान तो पेरेंट्स ने ही रखना है। और कब सोना है बच्चे ने, ठीक नींद रात को लेनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए एग्ज़ाम जाने से पहले। तो ऐसा ना हो कि बच्चा सुबह तक पढ़ रहा है और फिर वो सुबह उसको कुछ खाया नहीं जा रहा, वो जा रहा है, नौजिया हो रहा है उसको, या उसका पेट में दर्द हो रही है, या इस तरह हो रहा है। तो कितने टाइम पे 10-11 बजे तक, 11-12 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद तो बच्चे को सो जाना चाहिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले। नींद कितनी ज़रूरी है? अगर एक बच्चा, उसका एग्ज़ाम नज़दीक है, वो पढ़ रहा है लगातार, तो उसे कितना सोना ज़रूरी है? देखो, हर एक की सोने की जो होती है वो फ़र्क होती है जी। अगर आप मेरे से पूछो तो कोई आदमी कहेगा कि मैं 6 घंटे सोता हूँ तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ, कोई कहते हैं रात 10 मिनट में सो जाऊँ दोपहर को तो आई एम रिलैक्स्ड। तो ये तो बच्चे पे डिपेंड करेगा। वैसे 6-7 घंटे तो ज़रूर सोना चाहिए। और दोपहर को भी जैसे कोई बच्चा सोना चाहता है आधा घंटा पौना घंटा, उससे रिलैक्स हो जाता है, नैप लेने में कोई बुराई नहीं, रिफ्रेश हो जाता है, तो क्यों नहीं, वो ज़रूरी है। और रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। मे बी अ वॉक, फ्रेश एयर, डीप ब्रीदिंग, ऑक्सीजन थोड़ी अंदर जाए तो वो। डॉक्टर कोहली, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। ओके, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने संजीव मदान बोल रहा हूँ, ममदौर से, फिरोजपुर के टाउन ममदौर से। जी आप मेरा अपना... क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी पढ़ रही है इस समय 2nd क्लास में है जी। 5 सेक्शन है, 5 में इस समय तो टॉप कर रही है, लेकिन जब उसके फाइनल एग्जाम जाते हैं उस समय कंफ्यूज होती है, कभी 3rd कभी 4th, कभी 3rd कभी 4th आ जाती है। तो प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं क्या करूं, क्या क्या नेक्स्ट स्टेप है मेरे लिए? अभी तो बच्ची 2nd क्लास में है। हाँ जी। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए उसके ऊपर, और थोड़ा सा तो कभी असेसमेंट में भी फ़र्क हो सकता है। और इतना प्रेशर कि आप कह रहे हो कि 5 सेक्शन में फर्स्ट आती है और उसको ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालिए अभी से, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं मैडम, मैं पूछना है तो कहीं साइकोलॉजिकली वीक ना हो जाए। नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। आप बच्चे को इनकरेज करिए, बच्ची अच्छी करेगी, बच्ची ब्राइट है, वो ब्राइट ही रहेगी, और आप उसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिए कि आपको फर्स्ट ही आना है। जी संजीव जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर कोहली, आप हमारे स्टूडियो में आए, एग्जाम फोबिया के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था एग्जाम फोबिया से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर कोहली के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप तनाव को भूलकर पढ़ाई में मन लगाएंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।